नमस्कार दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने प्रवाल भित्ति और प्रवाल विरंजक के बारे में जाना था, राइट। और आज इस कक्षा में हम जानेंगे महासागरीय धारा के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत कुमार और आपका स्वागत करता हूं पीकेपी स्टडी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी तो इसको लाइक और शेयर करिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर, महासागरीय धाराएँ। चलिए, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं, जैसे कि धारा क्या होती है, आखिर ये धारा क्या है। देखना, धारा है किसी भी पदार्थ के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर गत्यात्मक स्वरूप। क्या कहलाता है? धारा। यानी कि कह सकते हैं हम धारा कि किसी भी पदार्थ का पदार्थ के अणुओं का क्षैतिज गत्यात्मक स्वरूप क्या कहलाया जाता है? धारा। स्वरूप क्या कहलाया जाता है? धारा। क्षैतिज हो सकता है अथवा ऊर्ध्वाधर हो सकता है, गत्यात्मक। देखना, समझते हैं। यदि मैं माध्यम या पदार्थ की बात करूं तो मैं एक बात करता हूं पहले आपने हवा की। क्या? हवा या वायु। हम जानते हैं वायु में कुछ कण होते हैं, जैसे जिन्हें कहते हैं वायु के कण। क्या कहते हैं? वायु के कण। ठीक है, देखना, आप समझना मेरी बात को। यदि वायु के कण, ये रहे वायु के कण, यदि मैं इनका स्ट्रक्चर बनाऊं कुछ ऐसे ऐसे, ये रहे वायु के कण। यदि इन कणों का किसी भी एक निश्चित दिशा में प्रवाह हो, गति हो, अथवा इनका क्षैतिज गत्यात्मक स्वरूप प्राप्त हो, तब क्या कहलाएगी हमें कि हमारी पवन चल रही है, यानी कि पवन गतिशील है। यानी कि हम एक और बात कह सकते हैं कि जब पवन गतिशील है तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो हवा है, हवा में क्या पाई जा रही है? हमारी धारा, जिसको हम कहते हैं वायुमंडलीय धारा। वायुमंडलीय अथवा वायु धारा। वायुमंडल में पाई जाने वाली इसी धारा को वायुमंडलीय धारा कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसी प्रकार यदि मैं बात करूं जल की, जल जिसको हम पानी भी कह सकते हैं। ठीक है, यदि पानी के कण भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गत्यात्मक गति करें ऐसे, ये, तब क्या कहलाएगी? हम कहेंगे ये पानी की धारा है, यानी कि इसको क्या कहेंगे हम? जल धारा। चलिए, अब तो हमने जानी धारा क्या है। ठीक है ना। चूंकि आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं पहले एक एक शब्द का मीनिंग बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हमने जैसे इसमें जान लिया कि धारा क्या है, तो अब देखते हैं महासागरीय धारा क्या है। चलिए, आप इसको लिख लीजिएगा, मैं इसको सब कर देता हूँ एक बार। चलिए, अब देखते हैं महासागरीय धारा। अब आप इसका अनुमान स्वयं भी लगा सकते हैं, यानी कि महासागरों में, मैं इसकी लिख देता हूँ डेफिनेशन। देखना, महासागरों में बड़े बड़े जल राशियों का क्षैतिज गत्यात्मक स्वरूप में पाया जाना क्या कहलाया जाएगा? महासागरीय धारा। महासागरीय धारा कहलाया जाएगा, धारा कहलाता है। ठीक है, देखना, इसमें मैंने बात की बड़े बड़े जलराशियों का। चूँकि हम जानते हैं पृथ्वी पर 71% क्या है? पानी। और पानी भी किस में पाया जाता है? लगभग सबसे अधिक मात्रा में हमारे महासागरों में। तो महासागरों में 1-2 लीटर पानी की तो कोई प्रवाह नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा बहुत बड़े बड़े, यानी कि कई हजारों गैलन लीटर का पानी। ठीक है, तो इनमें जो गत्यात्मक पाई जाएगी, यानी कि इनमें जो प्रभाव पाया जाएगा, क्या कहलाया जाएगा? हमारा महासागरीय धारा,
राइट। चलिए, महासागरीय धारा तो हमें पता चलेगी। अब देखते हैं महासागर की धारा कितने प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं महासागर की धारा। महासागरीय धाराओं के प्रकार, महासागरीय धाराओं के प्रकार, धाराओं के प्रकार, राइट। चलिए अब देखते हैं महासागरीय धाराओं के प्रकार। यदि मैं महासागरीय धाराओं के प्रकार की बात करूं तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब, मैं दोबारा कह रहा हूँ, सब CRI भी सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। ठीक है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। चलिए अब देखते हैं महासागरीय धाराओं के प्रकार में। यदि मैं इसका एक पॉइंट बनाकर लिखूं, ये यदि मैं गर्म और ठंडी जल धाराओं के रूप में बताऊं, गर्म एवं ठंडी जल धाराओं, यानी जल धाराओं के रूप में इसको मैं समझाने की बात करूं तो अब इसको एक बार टॉपिक से समझते हैं, गर्म एवं ठंडी जल धाराएं क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं इधर ये अपनी पृथ्वी का निर्माण कर रहा हूं, क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है इसके अंदर, बिल्कुल बीचों बीच ये हमारी विषुवत रेखा, क्या है, विषुवत रेखा। ठीक है, ये ऊपर ऊपर क्या है, ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है उत्तरी गोलार्ध। और यदि मैं दक्षिण की बात करूँ, ये दक्षिण के हिस्से की इसकी, ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, हमने पृथ्वी के 3 हिस्से देखे, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और विषुवतीय रेखा। चलिए ये बात तो समझ ली। अब जो कि हम पढ़े गर्म एवं ठंडी जलधाराएं, तो अब कैसे, अब ध्यान सुनना। जो जलधाराएं उत्तर से विषुवतीय रेखा की ओर अथवा दक्षिण से विषुवतीय रेखा की ओर आए, तो इस प्रकार की जलधारा को क्या कहते हैं, इस प्रकार की जलधारा को कहेंगे हम ठंडी जलधाराएं। क्या कहेंगे हम, ठंडी जलधाराएं। ठीक है, एक बार मैं बता दूं, यदि जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध से विषुवतीय रेखा की ओर आ रही है और दक्षिणी गोलार्ध से भी विषुवतीय रेखा की ओर आ रही है, तो वे आने वाली जो जलधाराएं होगी कैसी होगी, ठंडी। ठीक है, चलिए और अब देखते दूसरी बात। यदि कोई जलधाराएं विषुवतीय रेखा से उत्तर की ओर अथवा विषुवतीय रेखा से दक्षिण की ओर जा रही है, यदि कोई जलधाराएं विषुवतीय रेखा से उत्तरी गोलार्ध में और विषुवतीय रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में जा रही है, तब वे किस प्रकार की जलधाराएं होगी, तब वे होगी गर्म जलधाराएं, गर्म जलधाराएं। ठीक है, चलो देखते हैं। यदि मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो मैं लिखूँ गर्म जलधाराएं क्या है, तो देखना, वे जलधाराएं जो विषुवतीय रेखा से उत्तरी गोलार्ध अथवा दक्षिणी गोलार्ध की ओर गत्यात्मकता प्रदर्शित करती है, उन जलधाराओं का स्वरूप कैसा होता है, गर्म, अर्थात उन जलधाराओं को हम गर्म जलधाराएं कहते हैं। इसी प्रकार ठंडी जलधारा भी है। ठीक है, ठंडी जलधारा के आप अपनी ओर से लिख लेना। चलिए ये बात देखी हमने गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के रूप में इनका प्रकार। चलिए अब देखते दूसरे में, दूसरी देखते हैं। एक है सतही जलधाराएं, सतही एवं उपसतही जलधारा। सतही एवं उपसतही जलधारा, चलिए देखते हैं। जैसे आपको नाम से तो पता ही चल रहा होगा कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना दोस्तों, लेकिन हमारा कर्तव्य है समझाने का। देखते हैं, यदि मैं महासागर का एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है,
तो महासागर की सतह पर चलने वाली जलधारा को, ये जो सतह पर चल रही है जलधारा, ये क्या कहलाई जाएगी? सतही जलधारा, सतही जलधारा। देखना, जो सतही जलधारा है, जो सतही जलधारा है वह क्या काम करती है? उसका काम है लवणता और घनत्व का, लवणता, घनत्व और तापमान, एक और ऐड कर लेंगे, तापमान का पूरी पृथ्वी पर प्रसार करना, यानी कि फैला देना। ठीक है ना? यानी कि जो सतही जलधारा होती है वे लवणता, तापमान और घनत्व को पूरी पृथ्वी पर एक समान रूप से फैलाने का काम करती है, सतही जलधारा। और इस सतही जलधारा के अंतर्गत नीचे चलने वाली जो धारा है, ये जो धारा है नीचे चलने वाली, इनको कहते हैं हम उपसतही जलधाराएं। क्या है ये है हमारी उपसतही जलधाराएं, उपसतही जलधाराएं। ठीक है, ये बात हमको पता चली। उपसतही जलधाराएं क्या करते हैं? उपसतही जलधाराएं भी सेम यही कार्य करते हैं, यानी कि यह पूरी पृथ्वी पर अर्थात महासागरों के माध्यम से तापमान, लवणता और घनत्व का एक समान रूप से फैलाव करती है। देखना, सतही और उपसतही जलधाराओं के द्वारा किसी भी महाद्वीप के किनारों पर सर्दी अथवा गर्मी का प्रभाव उत्पन्न होता है। आप जानोगे कि जैसे कि पेरू की जलधाराएं हैं, वहाँ पेरू जो राज्य है, पेरू जो देश है, उसमें किस प्रकार ठंड और गर्मी का उत्पन्न करती है प्रभाव। क्यों? क्योंकि आपने ला लीला और एलिनीना आपने नाम सुना है, नहीं सुना तो जब मैं आपको जलवायु विज्ञान पढ़ाऊंगा तो उसमें समझा दूंगा क्या चीज़ है, लेकिन एक कॉमन सेंस के हिसाब से ये ला लीना और एलिनीना को भी प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये बात थी बी, सतही और अपसतही जलधारा के बारे में। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट सी, यानी कि जल के आयतन और वेग के आधार पर, वेग अथवा मतलब कि जिसको कहते हैं गति के आधार पर जलधाराएं कितने प्रकार की होती है। आधार पर जलधारा, ठीक है। चलिए मैं एक बार इसको सफा कर दूँ या रब कर दूँ। गर्मी बहुत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं पहला, जो पहले प्रकार की जो जलधारा है इसको कहते हैं हम ड्रिफ्ट। जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट किस प्रकार की जलधारा है? ड्रिफ्ट का मतलब है यानी कि महासागरों में वे जलधाराएं जो आयतन में बहुत बड़ी और गति में बहुत मंद होती है। यानी कि इन जलधाराओं की जो विशेषता है कैसे है, इनका आयतन बहुत बड़ा, यानी कि विशाल आयतन वाले होते हैं, बहुत बड़ा, किंतु इनकी गति मंद होती है। कैसी होती है? मंद होती है। यानी कि मैं बताऊं, महासागर में चलने वाली धाराएं जिनका आयतन बहुत बड़ा किंतु गति मंद होती है, कौन सी धारा कहलाई जाएगी? ड्रिफ्ट। इसका बेस्ट उदाहरण यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका बेस्ट उदाहरण है हमारा उत्तर एवं दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। मैंने लिखा उत्तर एवं दक्षिणी विषुवतीय। देखना ये कैसे होते, देखो ये हमारी पृथ्वी है, राइट, ये हमारा विषुवतीय रेखा है, बिल्कुल। ये इस साइड तो क्या कहलाया जाएगा? हमारा उत्तर का भाग, और ये साइड क्या कहलाया जाएगा? दक्षिण का भाग। यानी कि उत्तरी साइड में, ये विषुवत रेखा के उत्तरी साइड में चलने वाली जो जल रेखा होगी
जो जलधाराएं रेखाएं होगी वे क्या होगी, उत्तरी विषुवतीय जलधारा। और ऐसे ही यदि दक्षिणी की बात करूँ तो दक्षिण में कौन सी चलेगी, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। कहने का तात्पर्य ये था। चलिए चलो ये बात भी हमने जाना। अब इसके बाद देखते हैं हम करंट। क्या देखते हैं हम, करंट। करंट को वैसे हिंदी में कहते हैं धारा ही। दूसरे जो देखते हैं हम इसमें हेडिंग डाल लेते हैं दूसरी, करंट। इसको भी धारा ही कहते हैं वैसे तो, ड्रिफ्ट को कहते हैं प्रवाह, इसको कहते हैं धारा। चलिए देखना करंट क्या है। करंट है महासागरों में बहने वाली ऐसी धाराएं जिनका सापेक्षतः आयतन एवं वेग ड्रिफ्ट से कम होता है। यानी कि लिख देता हूं मैं, महासागरों में चलने वाली वे जलधाराएं जिनका आयतन एवं वेग सापेक्षतः ड्रिफ्ट जलधारा से कम होता है, जलधारा से कम होता है। तो कौन सी धारा होगी ये होगी हमारी करंट। चलिए करंट जानी, ठीक। अब देखते हैं हम स्ट्रीम। क्या तीसरे प्रकार की धारा होगी हमारी स्ट्रीम। इसका एग्जाम्पल लिख लो, यदि आपको एग्जाम्पल भी लिख के दिखाऊं तो इसका एग्जाम्पल है हमारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, अटलांटिक प्रवाह, ठीक है। अब देखते हैं हम तीसरा स्ट्रीम। क्या देखते हैं, स्ट्रीम। तीसरा लिख देते हैं हम स्ट्रीम। स्ट्रीम देखते हैं इसमें, देखा ताप प्रवणता बल के प्रभाव से तीव्र गति से चलने वाली गर्म जलधारा क्या कहलाती है, स्ट्रीम कहलाती है, स्ट्रीम कहलाती है। ध्यान सुनना, इसका बेस्ट उदाहरण आपको बताऊं तो बेस्ट उदाहरण क्या है, गल्फ स्ट्रीम का उदाहरण इसका बेस्ट, गल्फ स्ट्रीम इसका बेस्ट उदाहरण है। अब ध्यान सुनना, स्ट्रीम ताप प्रवणता बल के प्रभाव से तीव्र गति से चलने वाली गर्म जलधारा स्ट्रीम कहलाती है, राइट। अब आप सोच रहे हो सर ये ताप प्रवणता बल क्या है, व्हाट इज द ताप प्रवणता बल। चलिए देखना, मैं जब अभी इसके आगे का जो टॉपिक पढ़ाऊंगा प्रभावित करने वाले कारकों में, तब देखिएगा कि ताप प्रवणता बल क्या है। एक एक चीज़ का हम विश्लेषण करेंगे शब्दों के सहित। चलिए अब देखते हैं चौथा, जो चौथा टॉपिक है वह है हमारा, देखो ड्रिफ्ट हो गया, करंट हो गया, स्ट्रीम हो गया, तो चौथा टॉपिक बचा हमारा फ्लो। इंग्लिश में FLOW ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है नी। इसका भी मतलब प्रवाही होता है, फ्लो का मतलब भी प्रवाही। क्योंकि यदि मैं हिंदी में नाम लिखूँ तो सबका नाम सेम लिख दिया, लेकिन मैंने इसी वजह से इंग्लिश में नाम लिखा ड्रिफ्ट, करंट, स्ट्रीम एंड फ्लो। फ्लो का मतलब क्या है, देखना यदि महासागर में, ये महासागर है, इसमें प्रत्येक सतही जल का घनत्व यदि अलग अलग हो, यदि ये सतह है मान लिया S1 सरफेस है और ये सतह S2 है और ये सतह अलग है S3, यदि इन तीनों सतह का जो घनत्व है यदि भिन्न भिन्न है तो इनका जो चाल होगा, इनका जो वेग होगा, जो इनकी गति भी होगी वह भी भिन्न भिन्न होगी। इस प्रकार की गति वाली जो धारा को क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं। तो लिख सकते हैं, यदि मैं लिख के दिखाऊं इसमें तो लिखेंगे हम महासागरों में फ्लो वे जल धाराएं होती है, वे जल धाराएं
होती है जिनमें जल सतह दर सतह चलता है, सतह दर सतह घनत्व के कारण चलता है, घनत्व के कारण चलता है। ठीक है दोस्तों, ये बात थी हमारी ड्रिफ्ट, करंट, स्टीम और जलधारा। किसके रूप में देखा हमने? महासागरीय धाराओं के प्रकार में, गर्म, ठंडी, सतही, अपसतही और जलधाराओं का आयतन एवं वेग के आधार पर। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका अगला टॉपिक। जो अगला टॉपिक है जलधाराओं को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, आपने लिख लिया होगा, मेरा मानना ये है। चलिए मैं इसको सफा कर रहा हूँ, यूज कर देते ना, सफा हो गया। अब देखते हैं महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक। तो हेडिंग लिख लेते हैं, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है दोस्तों, चलिए जी, महासागरों को प्रभावित करने वाले कारक। देखना कारकों में क्या है, तो इससे समझने से पहले हम कक्षा 1 की क्लास में वापस आते हैं। हम कक्षा 1 के बच्चों की तरह समझेंगे। एक बात ध्यान रखना, तुम ही बताना। एक टंकी ये रही, ठीक है, और एक टंकी मैं इस साइड लगा देता हूँ, ये रही। ठीक है, राइट। इन दोनों को मैंने एक पाइप द्वारा जोड़ दिया। किसके द्वारा? पाइप। ठीक है, ये किसके द्वारा जुड़ गया? पाइप द्वारा। इसका लिख देता हूँ मैं टंकी 1, ये हो गई टंकी 2। ठीक है, हम चूँकि कक्षा 1 के बच्चे हैं तो हम थोड़ा सा धीरे से पढ़ेंगे, हमें कंसेप्ट समझना है। चलिए, मैं टंकी 1 में ये पाइप फिलहाल बंद, कुछ समय के लिए टंकी को बंद कर देता हूँ इधर से, और मैं इसमें पानी भरता हूँ यहाँ तक। ये क्या भर दिया मैंने इसमें? पानी। ठीक है, और मैं इसमें भी पानी भर देता हूँ, इसमें भी भर दिया मैंने पानी। ठीक है, अब जैसे मैं इस टंकी को खोल देता हूँ, तो टंकी खुलने के बाद क्या होगा? ये मैंने पाइप खोल दिया। ये बताइए, पानी टंकी 1 से टंकी 2 में जाएगा या टंकी 2 से टंकी 1 में? देखना, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। आपने जो दिया कि जो पानी होगा टंकी 1 से टंकी 2 की ओर जाएगा, राइट। आपने इसका आंसर किस आधार पर दिया? आपने इसका आंसर दिया ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, आपने जो पहला आंसर दिया सोचकर ऊंचाई के आधार पर। किसका ऊंचाई? कि ये सर, ये जो टंकी 1 है अधिक ऊंची पर रखी है, ये जो टंकी 2 है कम ऊंचाई पर रखी है। ठीक है, देखना, यदि इसका मैं दूसरे आंसर की बात करूं तो दूसरा आंसर ये भी हो सकता है कि सतही जल की ऊंचाई, यानी सतही जल की ऊंचाई। मतलब सर कहना क्या चाह रहे हो? देखना, यदि मैं इस टंकी 2 को भी नीचे इसके बराबर इस साइड ला कर रख दूँ यहाँ, तो तब भी क्या होगा? तब भी ऐसा होगा कि इसका जो सतही जल है ये इस टंकी के सापेक्ष अधिक ऊंचाई पर होगा। ठीक, तो इसका जो गति कैसे होगी? इसी गति ऐसे ही होगी साइड के लिए, यानी कि तब भी टंकी 1 से टंकी 2 में पानी जाएगा। ठीक, चलिए, जब हमने कक्षा 1 में बात जान ली कि पानी का प्रवाह ऊंचे स्तर से नीचे स्तर तक होता है, तो हम इसी का कारण इसमें पड़ेगा महासागरीय धाराओं के प्रवाह में। ठीक है, ये तो किसका कहता है? यदि हम ऊंचाई स्तर यानी स्तरों की बात करें, ऊंचाई की बात करें। ऐसे ही यदि मैं लवणता की बात करूँ अथवा घनत्व की बात करूँ, तो ये जो फिनोमिना है हर जगह यूज होगा। जहाँ लवणता दिखे, लवणता कम है, घनत्व अधिक है, घनत्व कम है, यह सभी जगह कार्य करेगा। क्या ना, बात 100 बात की एक बात यह है, जहाँ डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं से पानी आएगा। देखना, फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ मैं तो मानना है कि आप समझेंगे, लेकिन देखते हैं। यदि मैं कहूँ कि ये जो महासागर है ऐसा, और एक महासागर इसके बराबर में है, इसका दूसरा रंग बना दो इसका,
ये रहा। ठीक है, ये सब टॉपिक वैसे तो मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी थोड़ी सी आदत है एक का पॉइंट समझाने की। मान लिया इसकी जो लवणता है, इसकी लवणता है 100 ppt, ठीक है, और इसकी लवणता है कितनी, 90 ppt। ठीक है, तो अब बात बताइए, इस नीले वाले महासागर की धारा इस साइड में जाएगी या हरे वाले महासागर की धारा इस साइड में जाएगी? सोच के बताना। देखना, इस नीले वाले महासागर की धारा का जो दिशा होगी इस साइड में होगी, क्योंकि यह पूरा महासागर एक विलय होकर एक समान लवणता को प्राप्त करना चाहता है, यानी कि लवणता की मात्रा को क्या करना चाहता है, समान। लवणता की मात्रा को करना चाहता है समान, जिस कारण महासागर की धारा कैसे होगी, 100 से 90 ppt की ओर होगी। ठीक है, ये बात हमने समझी। चलिए अब देखते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक में अब देखते हैं, पहला कारक है पार्थिव कारक। पार्थिव कारक प्रभावित करने वाले कारकों में देखते हैं पार्थिव कारक। ए डाल देते हैं, नंबर ए, पार्थिव कारक। देखो, पार्थिव कारक में भी पहला देखते हैं हम पृथ्वी का आकार। पृथ्वी के आकार के कारण देखना, जो पृथ्वी का आकार है वह कैसा है, गोलाभाकार है। कैसा है, गोलाभीयकार, यानी गोलाभीय है। यानी गोलाभीय का तात्पर्य ऐसा है, पृथ्वी ऐसी है हमारी। ये तो कुछ ज़्यादा ही होगी गड़बड़ी सी, मैं फिर भी बनाने की कोशिश करेंगे इसको। ये रही हमारी पृथ्वी। ठीक है, ऐसा समझ लो। यानी कि ये जो विषुवतीय चौड़ाई है, यानी कि क्षैतिज चौड़ाई अधिक है। कितनी है, मैं लिख देता हूँ 12,757 किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी का इस सिरे से इस सिरे तक का जो व्यास है कितना है, 12,757 किलोमीटर। ठीक है, और यदि मैं ऊर्ध्वाधर की बात करूँ, ऊर्ध्वाधर है 12,714 किलोमीटर। तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी ध्रुव से तो ऐसी है दबी हुई, और जो इसका जो विषुवत क्षेत्र है वहाँ से उभरी हुई है ऐसे चौड़ी। तो कह सकते हैं कि यहाँ और यहाँ कैसा अंतर मिलेगा हमें पृथ्वी के हिसाब से, एक ढलान प्राप्त होगा इसके और इसके सापेक्ष, एक ऐसा ढलान प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, एक ढलान। ये रहा। इस ढलान के कारण क्या होगा कि जो पानी है, जो जल है, वो विषुवतीय प्रदेश से, यानी कि विषुवतीय प्रदेश यानी कि विषुवतीय रेखा से कहाँ की हो जाएगा, ध्रुवों की ओर प्रवाहित होगा। ध्रुवों की ओर प्रवाहित होगा। कहने का तात्पर्य ये है, ये जो ढलान है ये इससे इस साइड की ओर है, ये इस साइड। तो जो जल प्रवाहित होगा ऐसे प्रवाहित होगा, ऐसे नीचली साइड दक्षिणी ध्रुव की ओर। ठीक है, ये किसके कारण थे, पृथ्वी के आकार के कारण। ठीक है, ये बात हमको समझ में आई। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा जो कारण है, बी नहीं, सेकंड पॉइंट। दूसरा कारण है गुरुत्वीय। गुरुत्वीय बल। अब आप एक बात बताना मुझको, गुरुत्वीय बल में ये कारण है कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है या गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो सर्वाधिक कहाँ प्राप्त होता है, सर्वाधिक प्राप्त होता है ध्रुवों पर। ध्रुव पर कितना प्राप्त होता है, सर्वाधिक। ठीक, और इस पर विषुवत रेखा पर कितना प्राप्त होगा, सबसे कम, सबसे कम। ठीक है, अब एक बात बताना, जब यहाँ सबसे कम प्राप्त होगा और यहाँ सर्वाधिक प्राप्त होगा, क्या, गुरुत्वीय बल, तो जहाँ गुरुत्वीय बल सर्वाधिक प्राप्त होगा तो पानी के आयतन को नीचे की तरफ दबाएगा। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। यानी कि यहाँ सर्वाधिक है, यानी कि पानी की सतह को नीचे की तरफ दबाएगा। ये यदि मैं समुद्र की बात कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ क्या है, ध्रुव। ध्रुव में तो इधर की तरफ तल को दबाएगा सतही, और यहाँ क्या है, विषुवत रेखा। यहाँ क्या होगा, यहाँ कम होने की वजह पानी की सतह ऊपर होगी, तो क्या ढलान किस साइड ने बनना है, इस साइड ने। तो पानी का जो प्रभाव होगा कैसे होगा,
विषुवत से ध्रुवीय प्रदेश की ओर होगा। ठीक है दोस्तों आज हमने जाना पृथ्वी को प्रभावित करने वाला कारक। इसके अभी कारकों में और भी होगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे इसके आगे के टॉपिक। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।